हेलो एंड वेलकम टू दी प्रवीण जीएस एकेडमी। और आज बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का बहुत ही पहला चैप्टर जिसका नाम है एक्चुअली प्रियम्बल। ना प्रियम्बल को देखने से पहले हमको ये समझना है कि आखिरकार प्रियम्बल है क्या, प्रियम्बल क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल से क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज खोलेंगे तो आपको बेसिकली वहां पे दिखेगा प्रियम्बल। प्रियम्बल ये बताता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, वो क्या समझना चाहते थे, वो अपनी क्या मंशा बताना चाहते थे, उनसे क्या मतलब था कि प्रियम्बल कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी। दूसरा, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे जैसे बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर यहाँ पे अपनी सोच बता रहे थे कि भाई हम जो प्रियम्बल लिख रहे हैं वो प्रियम्बल का आखिरकार क्या मेन पर्पस है, क्या उसका इंटेंड है, और अगर प्रियम्बल रहेगा तो उसे फायदे और नुकसान क्या होंगे। तो जितने भी फाउंडिंग फादर्स थे उनका मेन पर्पस यहाँ पे ये था कि प्रियम्बल से लोगों को ये समझ में आए कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन किस दिशा में जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्या है इस कंट्री में, और कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रियम्बल set the ideal and goal which the makers of the constitution intend achieve through the constitution। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अचीव करना चाह रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से हम इक्वलिटी अचीव करना चाह रहे हैं, यही तो करना चाह रहे हैं ना हम। उसके बाद हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली सोशल जस्टिस अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक, सोशल जस्टिस हमको चाहिए। सोशल जस्टिस किसको चाहिए, तो बेसिकली जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, जो दलित हैं, उनको बेसिकली हम क्या चाहिए, तो बेसिकली उनको हमको देना है यहाँ पे जस्टिस। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बहुत जरूरी है और प्रियम्बल इसीलिए जरूरी है। तो प्रियम्बल आपको बहुत ही नट शेल में ये बताता है कि हमारे आइडियल्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन का इस कंट्री को क्या नीड है। ठीक है, इस बात को समझिए सबसे पहले। अब यहाँ पे काफी प्रियम्बल से काफी केसेस भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले प्रियम्बल के बारे में ये समझना है कि थॉट्स ऑफ द प्रियम्बल मेकर, द फाउंडिंग फादर, द पीपल हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये चीज आपको समझनी है। वो क्या सोच रहे थे हमारे बारे में और क्या समझ रहे थे हमारे बारे में, और वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे थे हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो प्रियम्बल है बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ था कि 1967 में पंजाब गवर्नमेंट लेकर आई थी लैंड रिफॉर्म। ठीक है, अब जब पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पर लैंड रिफॉर्म लेकर आती है तो बेसिकली जो आईसी गोलकनाथ होते हैं उनका जो जमीन है, जो उनका लैंड है, वो बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर चला जाता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 1967 में राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट था। कौन सा राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था। और इसके लिए बेसिकली क्या हो गया कि जो गोलकनाथ भाई साहब है, आईसी गोलकनाथ, वो चले जाते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने जब चले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या अपना डेफिनेशन देता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि सरकार किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकती है। मतलब आप इनकी जमीन नहीं छीन सकते हो। लेकिन आप इस बात को समझ के देखिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो बेसिकली हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंट्रोडक्शन कहां पे है, तो वो तो बेसिकली प्रियम्बल में है। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सिर्फ प्रियम्बल के बेस पे हम किसी भी फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो बेसिकली एक तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट चेंज भी करेगा, कब, तो केशवानंद भारती केस में हम देखेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि व्हाट इज द प्रियम्बल, तो प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर, यानी प्रियम्बल हमको ये बता रहा है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं वो क्या सोचते हैं,
उनका क्या समझना है, वो क्या हमको देना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें हमको सबसे पहले समझनी है। व्हाट इज देयर थॉट, व्हाट दे थिंक, और वो किस तरह का संविधान, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमको हमारे कंट्री के लिए देना देना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली प्रियम्बल आपको बताता है थॉट किसके, हमारे फाउंडिंग फादर के। थॉट किसके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, बी एन राव थे, अंबेडकर थे, के टी शाह थे, राजकुमारी अमृत कौर थी, जितने भी मेंबर थे टोटल, हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में किसने बनाया था। उस कमिटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमिटी। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर्स थे। और उसमें उसके हेड कौन थे, तो अंबेडकर। इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पे अब जो प्रियम्बल है वो तो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट है, वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इसको लिया गया था सबसे लास्ट में। और यहाँ पे बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि प्रियम्बल तो हमारा इंट्रोडक्शन है। देखिए जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आप दो चीज को ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात कि प्रियम्बल हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या हो गया, वो बेसिकली हो गया ब्लूप्रिंट, कि हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, दैट इज बिल्डिंग, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे नेहरू जी जब आए, उन्होंने बेसिकली क्या मूव किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया, इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया, ये पहला स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या मेंशन था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये मेंशन था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको दे रहे हैं, हम इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्नी सबका यहाँ पे इंश्योर करेंगे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। यहाँ पे हम जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनको सोशल जस्टिस देने का प्रयास करेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा सबसे सुप्रीम होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंडिया एक सोवरिन कंट्री बनेगा। और जो यहाँ के लोग हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं प्रियम्बल में वी द पीपल लिखा रहता है। सो बेसिकली पीपल आर सोवरिन, व्हाट, पीपल आर सोवरिन, वी द पीपल, मतलब जो लोग हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ताकत लोगों से ही आ रही है। तो वी आर गेटिंग पावर फ्रॉम द पीपल। किससे पावर हमको मिल रहा है, लोगों से मिल रहा है, जो यहाँ के इंडिया के जो सिटीजन हैं। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने बेसिकली एक पाथ क्रिएट किया फॉर द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग, कि आप इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का संविधान आप बना सकते हैं। और फाइनली क्या होता है कि जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो समरी होता है ना, उसको हम मेंशन करते हैं किसके अंदर, प्रियम्बल के अंदर। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेरूबारी केस सेड नो, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये केस आया था 1960 में, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, केशवानंद भारती केस, यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल ने एक और यहाँ पे केशवानंद भारती केस ने एक और काम किया, द कॉन्सेप्ट वॉज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। What do you mean by basic structure of doctrine? So basic structure doctrine basically means, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को हटा सकते हैं, नो। क्या आप प्रियम्बल को हटा सकते हैं, नो। क्या आप सुप्रीमेसी ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी को हटा सकते हैं, नो। क्या आप फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर सकते हैं, नो, मतलब हटा सकते हैं, नहीं। क्या आप डीपीएसपी को हटा सकते हैं, नो। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिनको आप नहीं हटा सकते हैं। फंडामेंटल राइट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, डीपीएसपी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर क्या आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझिए, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को और एक्सपांड कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, बट जो बेसिक, जो फंडामेंटल थिंग्स है उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और वही बनाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। क्या बनाता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो केशवानंद भारती केस से आया, जो 1973 में हुआ था। और ये केस भी रिलेटेड था किससे, लैंड से। एक और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे लॉयर थे जिन्होंने क्या बोला था कि द प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो बोला था उनका नाम था नानी साहेब पालकी वाला। किसने बोला था,
नानी साहेब पालकीवाला ने बोला था कि द प्रियम्बल इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकेंड कि नानी साहेब पालकीवाला जो थे ही वॉज द डिफेंडर ऑफ द डेमोक्रेसी, ऐसा उनको माना जाता है। एंड ही एक्चुअली फॉट अ केस, कौन सा? केशवानंद भारती केस। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमारे पास ये है प्रियम्बल, ठीक। सो प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे जो आप पहला लाइन देखेंगे वो क्या है? वी द पीपल। अब याद रखिएगा वी द पीपल, ठीक है। मतलब यहाँ जो लोग हैं वो सबसे बड़े सोवरिन है। इंडियन सिटीजन्स आर सोवरिन एंड दे आर देमसेल्फ गिविंग अ गिफ्ट दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल। यहाँ के लोगों ने खुद को ही एक यहाँ पे प्रेजेंट दिया है, गिफ्ट दिया है, और वो क्या है? प्रियम्बल। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे तो सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। वन बाय वन वी कैन टॉक। सोवरिन बेसिकली मीन्स, अच्छा मान लीजिए कि भारत को कोई यहाँ पे लॉ बनाना है, किसी तरह का कोई काम करना है, क्या हम अमेरिका से पूछेंगे? नहीं। क्या हम चाइना से पूछेंगे? नहीं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रूल बनाना चाहती है फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के यहाँ पे अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके भले के लिए, क्या हम अमेरिका से पूछेंगे कि हम फार्मर के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए या नहीं बनाए? नहीं पूछेंगे। क्या हम चाइना से पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। हमको रशियन ऑयल खरीदना है, ठीक है, क्या हम चाइना से पूछने जाएंगे? नहीं। क्या फ्रांस से पूछने जाएंगे? नहीं। तो सोवरिन बेसिकली मीन्स वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट डिपेंड ऑन एनीवन कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट बेसिकली मीन्स अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक टर्म, ये एक इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली यहां पे क्या है कि हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, यानी ये एक इकोनॉमी का टर्म है, तो बेसिकली सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? तो आपको ये समझना है कि देयर वाज अ पर्सन जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे ही वाज वेरी सोशलिस्ट। उनका ये कहना था कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, उन सभी पे किसने कब्जा किया है? तो उन सभी पे कब्जा किया किसने? यहाँ पे बुर्जुआ ने। बुर्जुआ बेसिकली मीन्स रिच क्लास, कैपिटल क्लास। उन्होंने हम पे कब्जा करके रखा है, हमको सब कुछ उनसे छीनना है और सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट करना है, फाइनेंशियल वी कैन से पैरिटी रखनी है, इकोनॉमिकली हम सभी को इक्वली ट्रीट करना है। तो उनका कहना था कि वर्ल्ड के जितने भी गरीब लोग हैं, जो प्रोलिटेरिएट हैं, वो एक दिन उठेंगे, कैपिटलिस्ट क्लास को डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म करेंगे, और यहाँ पे एक नया फॉर्म, यहाँ पे एक नया वी कैन से सिस्टम क्रिएट होगा जिसको हम बोलेंगे कम्युनिज्म। सो आफ्टर सोशलिज्म हम जाएंगे किस पे? कम्युनिज्म पे। सो सोशलिज्म, द सोशलिस्ट इकोनॉमी हैज पर दी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के व्यू में जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो बेस्ड थी किस पे? फाइनेंस पे। वो बेस्ड थी किस पे? इकोनॉमी पे। बट इंडिया का सोशलिज्म अलग है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है सेक्युलर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या इंडिया एक हिंदू कंट्री है? नो। क्या इंडिया एक मुस्लिम कंट्री है? नो। क्या इंडिया एक पारसी कंट्री है? नो। वी आर मल्टी डाइवर्स कंट्री, वी आर मल्टीपॉलिटन कंट्री, वी आर द पीपल। कितने ही सारे लोग इंडिया में रहते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये कहना है कि बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान में क्या होता है? इस्लाम पाकिस्तान, ठीक है। इफ यू गो टू अदर कंट्री लाइक जो सऊदी अरेबिया है, वो इस्लामिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान का इस्लामिस्ट कंट्री है। बांग्लादेश इस्लामिस्ट कंट्री। बट इंडिया इज नॉट अ हिंदू कंट्री। हम कभी नहीं लिखते हैं कि रिपब्लिकन ऑफ हिंदुइज्म, नहीं लिखते हैं। वी आर नॉट इस्लामिस्ट रिपब्लिक, वी आर द रिपब्लिकन ऑफ इंडिया। इट मीन्स वी आर सेक्युलर कंट्री, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्या इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सेक्युलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था? तो नहीं था। इसको कब डाला गया था? सो दैट वाज 1976। 1976 में क्या होता है हमारे देश में? तो बेसिकली लगती है इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी लगती है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी, ठीक। और 1976 में क्या होता है? एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट। विच वन? 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे जो सेकुलर वर्ड है ये उसको बेसिकली डाला जाता है, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट को हम क्या और बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। यानी इसके अंदर इतने अमेंडमेंट्स हुए कि एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ही तैयार हो गया, छोटा बट बिकम अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे है जिसको हम बोलते हैं कि सोशलिस्ट, ठीक है। अब सोशलिस्ट वर्ड जो था
वो बेसिकली इसको भी हमने डाला गया कब, 42nd अमेंडमेंट में। तो यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनको हमने डाला था ड्यूरिंग एक्चुअली 1976 इमरजेंसी के दौरान बाय 42nd अमेंडमेंट। वन इज सेकुलर, सेकंड सोशलिस्ट एंड थर्ड इज इंटीग्रिटी। ठीक है, वैसे तो ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी था, इसके बारे में यहाँ पे एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिनका नाम था केटी शाह। कीटी शाह ने ये बोला था कि हमको जो सोशलिस्ट वर्ड है ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको मेंशन करना चाहिए, बट उस समय इनकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन फाइनली 1976 में गवर्नमेंट को यहाँ पे रियलाइज हुआ कि नहीं, द सेकुलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमको इसको मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है डेमोक्रेटिक। ना व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक बेसिकली मींस, इस बात को समझ के देखिए कि क्या आप वोट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या आप सरकार चुनते हैं? बिल्कुल चुनते हैं। क्या आप यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं? होते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर डेमोक्रेसी। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर डेमोक्रेसी, बिकॉज इंडिया हमेशा क्या फॉलो करता है? फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस। तो इलेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्या? टू चेक द पीपल, जिसको आपने चुना है वो सही है या नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर डेमोक्रेसी एंड वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पे है जिसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। अच्छा, डेमोक्रेसी पे एक और चीज हम समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी का व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन एक व्यक्ति ने बहुत सही दिया था जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। वो प्रेसिडेंट थे ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन 1865। ठीक है, जब वहां पे सिविल लिबर्टी का मूवमेंट चल रहा था। तो बेसिकली उन्होंने बोला था गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। सो दैट इज समथिंग अबाउट डेमोक्रेसी। कम टू द रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? तो रिपब्लिक बेसिकली मींस, क्या हमारी कंट्री में अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। क्या उनके ही परिवार से कोई प्रेसिडेंट बनेगा? नो। क्या किसी फिक्स फैमिली से कोई प्रेसिडेंट बनेगा? नहीं। क्या कोई ऐसा प्रॉपर एरिया है या फिर कोई ऐसा प्रॉपर फैमिली है जिसके यहां से ही हमेशा प्रेसिडेंट बनेंगे? नो। हमारी कंट्री के अंदर किसी भी फैमिली से, किसी का भी कोई लड़का, कोई लीनियज से कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे राजशाही शासन नहीं है। वी फॉलो द डेमोक्रेटिक एंड वी फॉलो द रिपब्लिक रूल। एनीबडी कैन बिकम प्रेसिडेंट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इस बात को आप समझ के देखिए कि रिपब्लिक हमको ये बताता है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का डेजिग्नेशन ले सकता है। ठीक, अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या जो यूके है यानी जो इंग्लैंड है, क्या वो रिपब्लिक है? नो, इट्स, यूके एक रिपब्लिकन कंट्री नहीं है, इट इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बेसिकली मींस कि वहां पे जो कंट्री का हेड है वो कौन है? वो बेसिकली किंग है। ठीक है, और हमेशा किंग की फैमिली से ही वहां पे कंट्री के हेड बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज डिफरेंट, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड हैं, बट जो कंट्री का हेड है वो हमेशा कहां से आते रहेंगे? वो हमेशा आते रहेंगे राजे रजवाड़ों के घर से। जैसे अभी थी क्वीन विक्टोरिया, अभी कौन है? किंग चार्ल्स हैं। अगर वो मान लीजिए मर गए तो फिर कौन बनेगा? उनकी फैमिली से ही कोई बनेगा। वो मर गए तो फिर कौन बनेगा? उनकी फैमिली से ही बनेगा। सो दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। हमारी कंट्री में ऐसा सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड जस्टिस। जस्टिस बेसिकली मीन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ओके, नाउ कम टू दी सोशल। अच्छा, क्या हमारी कंट्री में सोशल जस्टिस है? वी आर ट्राइंग। अच्छा, सोशल जस्टिस का बेसिक मतलब क्या है? कि हमारी कंट्री में डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो क्या उनको हम सोशल जस्टिस दे रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल, पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस। रिजर्वेशन, पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस। आर्टिकल 17 को हमने यहाँ पे मेंशन किया किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, टू क्या? डेमोलिश व्हाट? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को हमने आर्टिकल 17 में खत्म किया, पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस बेसिकली मींस व्हेन यू आर अपलिफ्टिंग द डिप्रेस्ड, द दलित, द एससी एंड एसटी, उसको हम बोलते हैं सोशल जस्टिस। यहां पे एंड ऑफ द कास्टिज्म, सोशल जस्टिस हो सकता है। हमने रिजर्वेशन दिया है, सोशल जस्टिस है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स खोले हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले हैं, वो क्या है? पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस। सो वी आर heading towards that, but we haven't achieved yet. नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमी। क्या हमारे पास इकोनॉमिकल जस्टिस है? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। क्यों? अब इकोनॉमिकल जस्टिस क्या है? अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई मतलब ओल्ड एज है, ठीक है,
वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट उनसे हाथ पीछे खींच लेगी? बिल्कुल नहीं खींचेगी। ओल्ड एज को लोगों क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट? पेंशन दे रही है। सो दे कैन परचेस द फंडामेंटल थिंग, कर सकते हैं ना, वो परचेस कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मनरेगा स्टार्ट करती है, सो पीपल विल गेट मनी। और गवर्नमेंट न्यू न्यू स्कीम्स ला सकती है ताकि लोग यहाँ पे पैसे कमाए और उनको इकोनॉमिक जस्टिस मिले। नेक्स्ट ईयर पॉलिटिकल जस्टिस। डू वी हैव अ पॉलिटिकल जस्टिस? यस। पॉलिटिकल जस्टिस बेसिकली मीन्स वन पर्सन वन वोट। आप अंबानी हैं, अडानी हैं, कोई भी है, एक पर्सन है, एक ही वोट है। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब यहां से आप कनेक्ट कीजिए कि जो आपने लिबर्टी यहां पे वर्ड लिया, यही तो सेम सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म क्या बोल रहा है कि आप किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को, किसी भी रिलीजन्स को यू कैन सब्सक्राइब, मान सकते हैं, अपने रिलीजन को आप प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपाकेट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो आर्टिकल 25 बोल रहा है, लिबर्टी ऑलरेडी उसकी बात कर रहा है कि आपको जो भी रिलीजन पसंद आता है, जो भी भगवान पसंद आते हैं, आपको कुर्सी में भगवान दिखता है, यू कैन डू दैट। आपको पंखे में भगवान दिखता है, आप उसकी पूजा कर सकते हैं। दीवार में भगवान दिख रहा है, उसकी पूजा कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। गवर्नमेंट यहां पे क्या है? गवर्नमेंट इज अ प्रोटेक्टर। वो आपके फेथ को प्रोटेक्ट कर रही है। आप अपना फेथ फॉलो कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अपना फेथ फॉलो कर रहा है, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी और के फेथ में इंटरफेयर कर रहे हैं, देन गवर्नमेंट विल ओपन इट्स आई, तब गवर्नमेंट एक्शन लेगा। मतलब इस बात को आप समझ के देखिए कि यहां पे दो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, दो बच्चे यहां पे खेल रहे हैं, उनके उनके फादर यहां बैठे हुए हैं। तो जब तक वो बच्चे खेल रहे हैं एक दूसरे को बिना परेशान किए, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कोई शरारत की, यहाँ पे पिताजी आएंगे, उनको डांटेंगे। सो गवर्नमेंट ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। आप जिस फेथ को मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने किसी एक दूसरे के रिलीजन में इंटरफेयर करने का प्रयास किया, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन नहीं हो पाया या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में डिफिकल्टी हुई, द गवर्नमेंट विल ओपन द आई। सो गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ योर रिलीजन। जब तक आप अपना रिलीजन फॉलो करेंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही आप रिलीजन में किसी भी तरह का डिसहार्मनी क्रिएट करेंगे, किसी भी तरह का यहाँ पे इफ यू हैव थिंकिंग ऑफ मैलीवोलेंट, गवर्नमेंट विल एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इक्वलिटी। इक्वलिटी बेसिकली मीन्स स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल। गवर्नमेंट आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, इक्वलिटी आप कर सकते हैं, सभी लोग इक्वल है, कोई भी अलग अलग नहीं है। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? इक्वलिटी की बात करता है। आप इस बात को समझ के देखिए, वी ऑल आर इक्वल। सो यहां पे जो अनटचेबिलिटी है, वो किसको अनसब्सक्राइब कर रहा था? इक्वलिटी को अनसब्सक्राइब कर रहा था। लेकिन अंबेडकर ने यहां पे क्या बोला कि आर्टिकल 17 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू प्रमोट प्रॉपर इक्वलिटी। Then fraternity. What do you mean by fraternity? Fraternity basically means India is a multi diverse country. India is a diverse country. आसाम में कुछ लोग अलग हैं, बिहार में अलग हैं, यूपी में अलग है, अलग खाना है, अलग सोच है, अलग कपड़े हैं, अलग कल्चर है। बट डिस्पाइट ऑल दिस थिंग वी ऑल आर वन। दैट इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि फ्रेटर्निटी क्या है। नेक्स्ट हियर इज दैट इज कॉल्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। वन वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे केस है जिसको हम बोलते हैं अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। इसको आगे वी विल बी डिस्कस। देन वी एक्चुअली ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द 26th ऑफ डे नवंबर 1949। ठीक है, वी एक्चुअली आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन से कंप्लीट, we completely we can say create our constitution. But question is this कि 1949 यहाँ पे अगर 26th ऑफ नवंबर, ठीक है, 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बन गया था, फिर हमने 26th ऑफ जनवरी 1950 का यहाँ पे वेट क्यों किया? देयर इज ए स्टोरी। स्टोरी बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा हम जाइए 1928 में। अब 1928 में यहाँ पे क्या होता है, इस बात को समझना है कि 1928 द पर्सन हुज नेम वाज एक्चुअली पंडित नेहरू।
तो 1928 में सबसे यहाँ पे डिसाइसिव सेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है, कहाँ पे, लाहौर में। तो 1928 से पहले अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे साइमन कमीशन होता है, और उससे पहले जो कांग्रेस के लोग हैं और स्पेशली गांधी जी, वो डिमांड कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस। अब व्हाट डू मीन बाय डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस बेसिकली मींस कि लोकल लेवल पे वी विल वर्क, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। हम अपने लोगों के लिए खुद फंडामेंटल राइट्स बनाएंगे, हम अपने लोगों को खुद ही यहाँ पे राइट्स देने का पूरा प्रयास करेंगे। मतलब देश आजाद तो नहीं होगा, ऊपर किंग और क्वीन बैठे हैं, ऊपर यहाँ पे वॉइसरॉय बैठे हैं, सभी लोग ऊपर बैठे हैं, बट ऑन द लोकल लेवल वी नीड सम काइंड ऑफ राइट, दैट इज कॉल्ड डोमिनियन स्टेटस। बट आफ्टर सम टाइम यहाँ पे जो कुछ कांग्रेस में लेफ्ट लीनिंग लोग थे, जैसे नेहरू वॉज देयर, देन पंडित सुभाष चंद्र बोस वॉज देयर, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको चाहिए यहाँ पे। तो 1928 में यहाँ पे क्या होता है, लाहौर सेशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर दी कांग्रेस। यहाँ पे कांग्रेस अब यहाँ पे क्या अटेम्प्ट करती है, फॉर दी पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये डिसाइड होता है कि जब भी फ्यूचर में हमारा देश आजाद होगा और जब भी हम पूर्ण स्वराज यहाँ पे प्राप्त करेंगे, तो हम बेसिकली अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाएंगे, तो हम मनाएंगे 26 जनवरी को। बट द ट्विस्ट क्या हुआ यहाँ पे कि इंडिया तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। अब जब 1947 को यहाँ पे आजाद हो गया 15 अगस्त को, तो अब जो हमने डिसाइड किया था डेट 1928 में, ठीक, उसका क्या करें? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया, पूरी तरीके से क्रिएट कर लिया, देन वी वेट कि हमने जो डेट डिसाइड किया था उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया कि 26 जनवरी 1950 को अपना रिपब्लिक डे यहाँ पे मनाना स्टार्ट कर दिया, एंड वी अडॉप्ट एंड ब्रिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनटू आवर फोर्स। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सम क्विक पॉइंट्स आर देयर। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ व्हाट, वी द पीपल। माय बैड, यहां पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ स्टार्ट होता है, वी द पीपल। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टार्ट विथ वी द पीपल। द वेरी फर्स्ट थिंग आप समझ के रखना, यूएस पहला कंट्री है आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन ऑन 4 जुलाई 1976। ठीक, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, जॉर्ज वेशिंगटन। एंड हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक, ओके। तो यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट एंड इनेक्ट द वेरी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये पूछे कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है, दैट इज इंग्लैंड, बट दैट इज अनरिटन, बट रिटन दैट इज वी कैन से यूएसए। नेक्स्ट, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव मेंशन इन द प्रीएम्बल आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वेरी क्लियर। sovereignty, integrity, republic, democratic, socialist, secular, these all are a part of basic structure of doctrine. Government cannot change that. गवर्नमेंट उसको चेंज कर ही नहीं सकती है। नेक्स्ट, प्रीएम्बल एड द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लैंग्वेज फाउंड टू बी एम्बिग्यूअस। इस पे आते हैं। देखिए, देयर इज अ केस, प्रीएम्बल सबसे पहले क्या करेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करेगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब अगर कहीं हम फंस जाएं तो प्रीएम्बल हमको बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहां पे एक वेरी इंपॉर्टेंट केस आया था 2017 में, के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या डिसाइड हुआ, इज राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट सेड yes, of course right to privacy is fundamental right. Why? Because right to privacy यहां पे रिलेट करता है किसके साथ, so that is called dignity. यहां पे हमने क्या बोला था, तो dignity is very important. So right to privacy, okay, so right to privacy relate with dignity and that is very important.
अगर आपके पास आपकी प्राइवेट लाइफ नहीं है, अगर मान लीजिए आपके डिग्निटी के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो फ्रेटर्निटी का कोई मतलब नहीं है. So case Puttaswamy versus India said clearly that no, right to privacy is a fundamental right and mentioned in Article 21. आई होप आपको क्लियर हुआ. एक और केस आया था राइट टू प्राइवेट सॉरी डिग्निटी के साथ, जिसका नाम था मोहिनी जैन वर्सेस इंडियन ऑफ इंडिया, सॉरी यूनियन ऑफ इंडिया. मोहिनी जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें क्या था, एजुकेशन. विदाउट एजुकेशन हमको डिग्निटी नहीं मिल सकती है. सो एजुकेशन इज आवर फंडामेंटल राइट. लेटर उसको नॉर्मली हमने जोड़ा था आर्टिकल 21 में, वो कभी और डिस्कस करेंगे. तो मोहिनी जैन केस ऑल्सो रिलेटेड विथ वी कैन से डिग्निटी के साथ. ठीक है ना. प्रियम्बल बाई इटसेल्फ कैन नॉट बी इनफोर्सेबल बाई कोर्ट, दैट इज वेरी ट्रू. अब मान लेते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो वायलेट होता है, तो हम बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वी कैन अप्रोच. ठीक. लेकिन अगर मान लीजिए प्रियम्बल अगर हमारा वायलेट होता है, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं. नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, फर्स्ट थिंग. अच्छा, क्या डीपीएसपी यहाँ पे अगर वायलेट होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं? नो. डीपीएसपी हमारे फंडामेंटल राइट ही हैं, बट अभी तक उनको फंडामेंटल राइट के श्रेणी में यानी क्लास में लाया गया नहीं है. तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रियम्बल समझ में आ गया होगा. आपने चीजें काफी अच्छे से नोट डाउन भी की होंगी, और मुझे लग रहा है कि ये मैंने काफी अच्छे से कवर करने का पूरा प्रयास किया है प्रियम्बल को. फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इन दिस सेशन की प्रियम्बल क्या है, कैसे है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन. ऐसे ही लेक्चर के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑफ प्रवीण जीएस एकेडमी. थैंक यू.